Hello everyone. So today in this video we are going to talk about invasive species. Invasive species why? Because GS3 में हमारा environment के topic के अंदर there is one topic biodiversity. So उस लिहाज से ये important हो जाता है, ठीक है? Okay. Now see. First of all, you need to know that why this topic is in news. Because in recent years, the issue of invasive alien species, this is continuously gaining attention. स्पेशली अगर आप देखोगे, जैसे कि अभी इस आर्टिकल में बात की है केरला में वाटर हाइसेंथ, दिस इज इन्वेजिव एलियन स्पीसीज. देन आपका अंडमान एंड निकोबार में आपका चित्तल. देन देयर इज़ ऑल्सो राजस्थान में केलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है दैट इज़ कैटफिश प्रे. केलादेव में अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है. ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए इट हैज़ बिकम अ थ्रेट. तो इस तरीके से कुछ एलियन स्पीसीज़ हैं विच आर कॉजिंग थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज लाइवलीहुड्स एंड मेनी मोर थिंग्स. सो इसके इम्पैक्ट्स हम देखेंगे फर्दर इन द आर्टिकल. बट देन व्हाट आर दीज? हमने देख लिया कि हाँ वाई इट इज़ इन न्यूज़, बट व्हाट आर दीज? दे आर एक्चुअली, अगर हम देखें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ होते क्या हैं, ये नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जैसे कहीं भी मान लो अमेरिका से आप किसी भी स्पीसीज़ को लेके आए और इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया और वो ग्रो कर रहा है, तो वो होते हैं आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़. अब बेसिकली इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो ये नहीं है, लेकिन इनको आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इनको ग्रो किया जा रहा है. तो बेसिकली इनका ग्रोथ भी काफ़ी फास्टेंड होता है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है. एंड दे जनरली पोज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड रिस्क, राइट. ओके, सो फॉर तो अगर इतना इस तरीके का ये अगर थ्रेट है, तो आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ हमारे गवर्नमेंट ने तो किया ही होगा कुछ ना, या फिर आप देखो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस में मतलब इसका इंक्लूजन कहीं ना कहीं होगा. तो अगर हम देखें कहाँ पे मेंशन्ड है, तो देखो CBD के अकॉर्डिंग, CBD इज़ व्हाट? CBD इज़ आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. उसके अकॉर्डिंग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ जो हैं इनको एक कैरेक्टराइज किया गया है इन्होंने, जैसे कि इन्हें कहा गया है दे हैव एबिलिटी टू अराइव, सर्वाइव एंड थ्राइव. अराइव, सर्वाइव एंड थ्राइव, एंड दे आउट कम्पीट द नेटिव स्पीसीज़ ऑफ द, मतलब जैसे इस एरिया में इन्हें लाया गया, यहाँ पे कुछ नेटिव स्पीसीज़ भी तो एग्जिस्ट कर रही होंगी ना. दीज आर नॉन नेटिव स्पीसीज़. तो यहाँ पे ये कुछ स्पीसीज़ हैं, अब आप ले आए ये वाली, तो ये क्योंकि तेज़ी से भी ग्रो करती है तो ये इनके साथ फिर कंपटीशन में आ जाती है. क्यों? यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही हैं, तो इनको भी रिसोर्सेज चाहिए, इनको भी चाहिए. तो फिर क्या होगा? दे विल कम्पीट विद ईच अदर एंड दैट मे लीड टू थ्रेट टू आवर नेटिव बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर भी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है एज नॉन नेटिव स्पीसीज़ पोजिंग थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट्स. तो ये आपके दो प्रोविजंस हैं. और जैसा कि हमने बोला है, दे जनरली अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी ईदर बाय डिक्लाइन और एलिमिनेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज़, दैट इज़ प्रेडिएशन के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू और ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस वगैरह के थ्रू ये थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कॉज करते हैं. Then they also negatively impact the livelihoods of the people who are living in that region. वो मान लो उस नेटिव बायोडाइवर्सिटी पे रिलाई कर रहे हैं, और अगर आप उनका बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहे हो तो दैट में ऑल्सो थ्रेटन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया. फॉर एग्जाम्पल आप देखो केरला में यहाँ इन्होंने दिया है फार्मर्स एंड फिशरमैन को कैसे इम्पैक्ट कर रही है वाटर हाइसेंथ जो वहाँ पर है. अब फार्मर्स जो है केरला में कुट्टनाड फार्मिंग होती है, ठीक है. कुट्टनाड रीजन ऑफ केरला में कुट्टनाड फार्मिंग होती है, वहाँ पे दैट इज़ नोन एज राइस बोल ऑफ केरला. अब वाटर हाइसेंथ क्या करता है वहाँ पे? वाटर हाइसेंथ मैट्स ब्लॉक इरिगेशन चैनल्स, इम्पीड वाटर फ्लो एंड चोक कर देता है फील्ड्स को. और फिर उससे क्या होगा? फील्ड्स चोक हो गए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के उसको क्लियर अप करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप कहीं जाके उसे मतलब एग्रीकल्चर फर्दर कर पाओगे. तो डेफिनेटली इट इज़ daunting your resources.
राइट। और फिर फिशरमैन के केस में देखो तो नेटिव फ़िश जो है उसको ये अंडरमाइन करता है, नेटिव फ़िश पॉपुलेशन को एक्सेस ब्लॉक कर देता है नॉन नेटिव स्पीसीज एंड इवन डैमेज नेट्स एंड बोट्स। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड फिशरमैन्स। ठीक है, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी वाला हमने बोला, बायोडाइवर्सिटी को ये इम्पैक्ट करता ही है। इन जनरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में देखें तो कंपटीशन होता है। देन अदरवाइज ऑल्सो इट डज वॉट, लाइक ये मान लो एक रीजन में फैल गया है तो ये जनरली जैसे कि मान लो जो भी एक्वेटिक वाला अगर रीजन हम ले रहे हैं तो वहाँ पे ऊपर ऊपर ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की वजह से पूरा कवर अप कर लेता है उसको, तो जो नीचे बायोडाइवर्सिटी है उसको सनलाइट नहीं रीच आउट कर पाएगी क्योंकि ऊपर पूरा कवर हो चुका है। सनलाइट रीच आउट नहीं करेगी तो ऑक्सीजन डिप्लीशन भी होगा, तो वो सब चीज़ें फिर सफोकेट करती है डाइवर्सिटी बिलो द वाटर एंड फिर कंडीशंस लाइक इकोलॉजिकल asphyxiation, sorry I'm pronouncing it wrong. Okay, so it is like asphyxiation, okay. और बेसिकली अगर हम देखें तो इट मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ये हो गया, इसकी वजह से पूरा आपका बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन हो जाता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें देखो आप सब्सटैंशिएट करने के लिए ये डेटा बता सकते हो दैट 1 in 10 species on IUCN लिस्ट। IUCN लिस्ट के बारे में आई होप आपको पता होगा। तो इसमें जो हर 10 में से जो एक स्पीसीज़ हैं दे आर थ्रेटन्ड बाय इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज से थ्रेटन्ड है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कैसे कितना हद तक बायोडाइवर्सिटी को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन दे ऑल्सो डिस्टर्ब द फूड चेन्स एंड अपसेट द इकोसिस्टम बैलेंस जो है उसको ये अपसेट कर देते हैं बिकॉज ये अपना डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो सिंस 17th सेंचुरी अगर आपको पता होगा, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 40% ऑफ ऑल नोन एनिमल एक्सटिंक्शंस जो है उसका ऑलमोस्ट 40% इज़ ड्यू टू इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। जो मैंने इनिशियली केला देव में बताया था अफ्रीकन कैटफिश, वो थ्रेटन कर रही है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, तो वो भी आप एग्जाम्पल इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले में टू सब्सटैंशिएट करने के लिए डाल सकते हो कि कैसे अफ्रीकन कैटफिश इज प्रेइंग ऑन द वाटरफॉल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स जो वहाँ पर हैं उनके ऊपर दे आर प्रेइंग एंड रिड्यूसिंग द बायोडाइवर्सिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब इसमें आपको इकोनॉमिक इश्यूज़ भी देखने मिलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग थ्रेट ऑफ दीज स्पीसीज। तो एज पर देयर इज ओके वेयर टू राइट, okay we can write it here, okay. So as per Journal of Applied Ecology, so इसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट है बायोलॉजिकल इन्वेजन्स का इंडिया में दैट कुड रीच अप टू $182 बिलियन, ठीक है। दिस में रीच अप टू $182 बिलियन। तो सोचो आपके कितना हमें इकोनॉमिकली हमें कितना बर्डन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज स्पीसीज, और फ्यूचर में कितना इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो ये आप सब्सटैंशिएट करने के लिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में डाल सकते हो। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉटन मीलिंग बग, ठीक है। ये जो है इसकी वजह से ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है इंडिया में एंड दिस हैज़ कॉज सिग्निफिकेंट यील्ड लॉसेस फॉर आवर ट्रेडिशनल जो हमारा कॉटन है, कॉटन क्रॉप्स इन डेक्कन रीजन, उसको इन्होंने इम्पैक्ट किया है, उसकी यील्ड्स को इम्पैक्ट किया है एंड दैट इज़ रिजल्टिंग इनटू इकोनॉमिक लॉसेस। तो ये आप एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर सकते हो एंड वी कैन सी दैट हाउ the extent of these species is increasing and it is delving into our economic sphere as well, right. अब इसका एक क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट रोल है, आई मीन स्पेसिफिकली इम्पैक्ट अगर हम देखें, देखो यहाँ पे इन्होंने खुद ने इस आर्टिकल में बताया है दैट एज द प्लांट रैपिडली एक्यूमुलेट्स, और फिर जब ये डीके होता है तो दैट डीके होते टाइम ये रिलीज़ करता है मीथेन, और मीथेन क्या है, दिस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली 25 टाइम्स मोर पोटेंट होती है CO2 के कंपैरेटिवली, राइट।
CO2 से, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है। सो वो एक हमारे लिए फिर क्लाइमेट चेंज का थ्रेट बन जाता है, जहाँ पे हम ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। IPCC रिपोर्ट्स आर अगेन एंड अगेन warning us against the rising temperatures, and then we see that these invasive species are causing threat and leading to emissions of methane. So there is an issue. So okay, let me wrap these things and then let's run up to solutions and what we can do, what are the things to solve these things, right? I mean how we can solve that. So देखो इसमें there is ये बता रहे हैं कुछ solutions कि how to turn this pest into resource। तो इसे कैसे रिसोर्स में चेंज किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया उड़ीसा में। इमेजिनेटिव वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्किलफुली वीव वाटर हाइसेंथ इनटू हैंडीक्राफ्ट्स, बास्केट्स, फर्नीचर। तो ये एक एग्जाम्पल आप शो कर सकते हो कि कैसे हम उसे जो है शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनटू दीज थिंग्स। दैन असम और वेस्ट बंगाल में भी इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेपर एंड बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये ओवरऑल एक सोल्यूशन हो गया कि किस तरीके से उसको एज अ रिसोर्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। An article also talks about coordinated policy thrust। they emphasize on कि भाई एक coordinated management plan होना चाहिए। सारी जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ और हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे मस्ट हैव सर्टेन काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन टू डील विद दिस थ्रेट, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशरीज़, एनवायरनमेंट, इरीगेशन, इन सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन साइलोज, सो दैट एक बेटर प्लान निकल के सामने आ पाए और बेटर एफर्ट्स के थ्रू हम अपने एम्स अचीव कर पाएँ। सो देर इज़ अ डिमांड ऑफ सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी किसी स्पेसिफिक पे आप रखोगे तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो ना कि भाई वाई द थिंग्स आर नॉट वर्किंग। अगर इफ़ देर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, राइट, एंड नो सिंगल अकाउंटेबिलिटी, तो फिर आप सभी बोलेंगे दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ नॉट माई वर्क। तो किसको आप पॉइंट आउट करोगे भाई, किसकी गलती है, राइट? तो देयर इज़ नीड ऑफ सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। देन वही है कि आप इसको देर इज़ नीड ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च सो दैट द स्पीसीज कैन बी converted into viable products and used in the sense they can be made useful। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनोवेटर्स नीड टू बी इंसेंटिवाइज एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर सकते हो टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। सॉल्विंग द वाटर हाइसेंथ क्राइसिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क डेफिनेटली, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना हम कि डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, कर तो सकते ही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जैन यूनिवर्सिटी कोची में। इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एक सेशन, एक वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग रिगार्डिंग फ्यूचर केरला मिशन। वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और अदर वेरियस सेक्टर्स के लोग आए एंड दे वर वर्किंग ऑन वाटर हाइसेंथ एज अ bearer of sustainable livelihood। उसके ऊपर उन्होंने बात की rather that instead of seeing water hyacinth just as a problem, we need to see it as sustainable livelihood rather than just viewing it as a pest। So we need, for that we need what? We need community awareness, we need awareness campaigns, we need to have academic research, community experience, community engagement, policy engagement। So these all things, research in that direction and the role of private sector, these all things are something we need to to safeguard ourselves from these species, to at least reduce the threat, not to safeguard, actually I would say that yes, to reduce the threat of these species जो हमारे various directions में जो threat हमें face करना पड़ रहा है। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? तो वेरियस इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं CBD के अंडर। देन आपका दे रिकग्नाइज द अर्जेंट नीड टू एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। देन आर्टिकल 8H ऑफ CBD ये कहता है दैट ईच पार्टी शुड प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ, कंट्रोल और इरेडिकेट द एलियन स्पीसीज, राइट। तो एक जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंडर दिस इज़ अंडर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर ये है। तो इसमें देयर इज़ प्रोविज़न की जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो
they will try to reduce the impact of invasive alien species on biodiversity and ecosystem services by 50%. बाय कितना? 50% बाय 2030. तो ये इसमें प्रोविज़न है. फिर यहाँ पे IUCN का इन्वेजिव स्पीसीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप है. इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में. सो ये मैनेज करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज़ डेटाबेस को एंड रजिस्टर करता है जो भी इंट्रोड्यूस की गई हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़. दैन इंडिया लेवल पे अगर आप देखो, नेशनल लेवल पे, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है. उसमें टारगेट नंबर 4 जो है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है. ओके, लेट मी राइट टारगेट 4. ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान का. तो ये एम्फसाइज करता है आपका प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज़ को लेके. दैन देर इज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ एज वेल. दैन देर इज़ नेशनल इन्वेजिव स्पीसीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर एज वेल. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वी डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट ग्लोबल लेवल पे आप 1-2 एग्जाम्पल लगिए ये और दे सकते हो, और ये चाहो तो वो लिख दो. दैन इसमें आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लिख दो और एक और नेशनल इन्वेजिव स्पीसीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर करके लिख दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है. अब ये चीज़ें ना, अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्लाइड बना के और आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दूँ, आई कैन डू दैट, बट इफ़ यू वांट इट ओनली देन आई विल डू दैट. अदरवाइज़ मैंने बोल तो दिया ही है, तो आपको लिख भी सकते हो. एंड अदरवाइज इफ़ नथिंग एल्स, सी वैसे भी ये वीडियोज़ आर जस्ट फॉर योर रिविजन. ठीक है, लेट मी जस्ट रब इट. वीडियोज़ आर नॉट समथिंग कि आप उन्हें वैसे यूज़ करो. दीज आर फॉर रिवीजन. आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा ही होगा, बट ये आपके रिवीजन में काम आएगा और कुछ एक चीज़ें शायद एग्जांपल्स वगैरह आपके ऐड ऑन करने के काम आएंगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मैगजीन्स तो पढ़ते ही हो, राइट? वो मैगजीन्स में से आप इजीली इनिशिएटिव्स तो वो देते ही हैं, तो इजीली वहाँ से इनिशिएटिव्स याद कर सकते हो. मैगजीन्स आपको करनी ही है. दिस इज़ जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज़ कि इसीलिए मैं सिर्फ एक लेके आती हूँ, ओनली 1 आर्टिकल, सो दैट ये आपको हेक्टिक भी ना लगे, आपको ऐसा भी लगे हाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर भी हो रहा है डेली एक एंड इट्स फाइन. दिस मच इज़ इनफ आई थिंक. सो जस्ट गो विद इट. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इट. इफ़ यू want more videos from my side, you can like and subscribe my channel. Thank you so much.